नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। झारखंड के एक स्कूल में धर्म के आधार पर शुक्रवार की छुट्टी देने का मामला सामने आया तो इस पर खूब बवाल मचा। देश भर में इस पर बहस छिड़ गई, लेकिन बिहार ने तो इन सारे बहस पर विराम ही लगा दिया, क्योंकि न सिर्फ सीमांचल के क्षेत्र के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है, बल्कि राजधानी पटना के कई स्कूलों में इसी तर्ज पर शुक्रवार को छुट्टी होती है। और धर्म के ही आधार पर इस छुट्टी के बचाव में सत्ता दल के नेता भी उतर चुके हैं। इससे ऐसा लगता है कि धार्मिक छुट्टी को सियासी संरक्षण प्राप्त हो गया है और इसी पर अब बहस हो ही नहीं सकती। बात अगर स्कूलों तक सिमट कर रह जाती तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब धर्म के आधार पर सरकारी दफ्तरों में शुक्रवार को छुट्टी की मांग होने लगेगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा जब धर्म के आधार पर दूसरी मांगे शुरू हो जाएंगी? तब सवाल उठेगा कि क्या धर्म देखकर तय होंगे नियम? पूर्णिया में भी एक ऐसे ही सरकारी स्कूल ने इस सवाल को जन्म दे दिया, जहां शुक्रवार को बंद रहता है स्कूल, जबकि रविवार को स्कूल खुले रहते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार नगर निगम इलाके में करीब 25 स्कूल और पूरे जिले की अगर बात करें तो लगभग 200 सरकारी प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय ऐसे हैं जहां शुक्रवार को बंद रखा जाता है और रविवार को स्कूल खोल दिए जाते हैं। मधुबनी स्थित मध्य विद्यालय विसंगरपुर की अगर बात कर लें तो विजनगंज के प्रधानाध्यापक का कहना है कि शिक्षा विभाग की अवकाश सूची में भी शुक्रवार को मुस्लिम क्षेत्र के विद्यालय या फिर उर्दू सरकारी स्कूलों को बंद दिखाया गया है। तो शिक्षिका कहती हैं कि इस स्कूल को शुक्रवार को बंद और रविवार को खुला रखने की परंपरा पहले से चली आ रही है। जी, ये उर्दू मध्य विद्यालय विजन 1 है। ये शुक्रवार को बंद रहती है और रविवार खुली रहती है, और यह अवकाश तालिका मेरे सामने में है, उसी का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। विद्यालय शुक्रवार को बंद होती है। मेरे विद्यालय में शुक्रवार को छुट्टी होती है और रविवार को क्यों होता है? कब से ये चल रहा है? ये तो हम शायद स्टूडेंट इसी विद्यालय के हैं, हम जो पढ़े हैं तो हम तब से देख रहे हैं कि शुक्रवार को ही बंद होता है। अच्छा, कि यह सूचना हमें भी अखबारों से मिली है, लेकिन सरकारी कोई प्रावधान सरकारी विद्यालय को शुक्रवार को बंद रहने का नहीं है। सरकारी प्रावधान के अनुसार अभी तक रविवार को स्कूलों को बंद किया जाता है। हम लोग इस पर तहकीकात करके इसको चिन्हित करके तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि चूंकि सरकार का निर्देश ही नहीं है। तो शुक्रवार को स्कूल सिर्फ सीमांचल में नहीं बल्कि सरकार के नाक के नीचे यानी कि राजधानी पटना में भी बंद होते हैं। पटना के उर्दू स्कूलों में भी शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। शुक्रवार को छुट्टी को लेकर अब बयानबाजी जारी है। इस बीच जेडीयू संसदीय बोर्ड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि उर्दू विद्यालयों में छुट्टी वाकई जरूरी मुद्दा है या अनावश्यक विवाद बनाने की कोशिश है। छुट्टी पर आपत्ति करने वालों को पता तो होना चाहिए कि शुक्रवार को सिर्फ उर्दू विद्यालयों में ही अवकाश नहीं होते हैं। संस्कृत महाविद्यालयों में भी प्रत्येक महीने के प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है। नहीं मालूम है तो संस्कृत विश्वविद्यालय के इस कैलेंडर का अवलोकन कर अपना ज्ञान बढ़ाइए। वैसे सिर्फ मुद्दा बनाने के इरादे से बयानबाजी करनी है तो और बात है। तो जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है, इस बयान पर अब सियासत शुरू हो जाती है। जहां जेडीयू अपने नेता के साथ खड़ा नजर आ रहा है तो बीजेपी ने बयान का विरोध शुरू कर दिया। आरजेडी और कांग्रेस ने सियासत करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। इस पूरे मामले पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात को कहा है। उर्दू विद्यालयों में छुट्टी का मुद्दा वाकई जरूरी है या विवाद खड़ा करने की कोशिश है? उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है।
संस्कृत विश्वविद्यालयों में प्रत्येक माह की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है। विश्वास न हो तो कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी करनी है, विवाद खड़ा करना है तो और बात है। उर्दू का विद्यालय हो या संस्कृत का विद्यालय हो, दोनों बिहार सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए। ये नहीं कि धर्म के आधार पर छुट्टियां होनी चाहिए। ये देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान होना चाहिए और उसी के तहत विद्यालय चलना चाहिए। विद्यालय पहला ज्ञान का पाठ होता है और वहीं से हम धार्मिक आधार का भेदभाव जब चालू करेंगे तो इस देश को खंडित होने से कोई नहीं बचा सकता है, चाहे कितना हो भी बड़ा नेता अपने वोट के लिए प्रवचन कर रहे हों। फिर एक गैर जरूरी विवाद के जरिए असली मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया में रविवार को छुट्टी होती है और धार्मिक आधार पर आप छुट्टियां देने लगिएगा तो भाई हिंदू कहेंगे मंगलवार को छुट्टी दीजिए, बुद्धिस्ट कहेंगे बुधवार को दीजिए, जैनिस्ट कहेंगे गुरुवार को दीजिए, सिख धर्म के लोग कहेंगे भाई हमको शनिवार को छुट्टी दीजिए, पारसी किसी और दिन मांग करेंगे। काम किस दिन होगा? इसलिए एक व्यवस्था बनी है कि भाई रविवार को छुट्टी होगी, रविवार को हर जगह छुट्टी हो। बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहती है। कई वर्षों से कई विद्यालयों में ये व्यवस्था है कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है साप्ताहिक। जब पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को परेशानी नहीं है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? और आज क्यों बीजेपी को होश आया, वो सरकार में क्या कर रही है? और चलिए अब आपको ये जरा सरकारी विज्ञप्ति की प्रति भी दिखा दें। ये सरकारी वो विज्ञप्ति है जिसे सरकार ने जारी किया है, यानी इसे आप कानून मान सकते हैं, इसे आप नियम मान सकते हैं, इसे आप औपचारिक मान सकते हैं। इस प्रति में ये लिखा गया है कि सरकारी कर्मी जो सरकारी सेवा में हैं, सरकारी संस्थानों में अपने योगदान को दे रहे हैं, उन लोगों के लिए शुक्रवार यानी कि जुम्मे की नमाज के लिए इस विज्ञप्ति के जरिए ये कहा गया है कि आप 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक छुट्टी ले सकते हैं, आप नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। लेकिन कोई ये प्रावधान नहीं है कि उसके लिए आप स्कूलों की छुट्टी कर दें, सरकारी संस्थानों की छुट्टी घोषित कर दें और अपने अपने धर्म के अनुसार आप अपनी सियासत चमकाने लगे, बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे। और ऐसे में धार्मिक छुट्टी पर सियासत और इस सियासत के पीछे के पेच को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके सीधे ताल्लुक बच्चों के भविष्य से है। और सरकारी दफ्तर में अगर छुट्टी की घोषणा धर्म के आधार पर की जाने लगे, लोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से छुट्टी की मांग करने लगे, तो फिर अंदाजा लगाइए कि फिर इस देश और इस धर्म की धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा का तर्क कि संस्कृत स्कूलों में अष्टमी और प्रतिपदा को छुट्टी दी जाती है, इसीलिए उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जरा आप समझिए कि संस्कृत विश्वविद्यालय की जिसका तर्क दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो संस्कृत विश्वविद्यालयों में अष्टमी और प्रतिपदा को छुट्टी दी जरूर जाती है, लेकिन उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी पर आपत्ति क्यों है, इसे उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। ये साफ कर देना जरूरी है कि संस्कृत और उर्दू स्कूलों के लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन सामान्य सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। कुशवाहा जी को अब अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। कुशवाहा जी को यह बताना चाहिए कि सामान्य सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी आखिर क्यों दी जा रही है, धार्मिक डोमिनेंस के आधार पर छुट्टी क्यों दी जा रही है। शुक्रवार को ये छुट्टी जिसे लेकर ये तमाम तर्क हैं, उसमें कुशवाहा जी को ये भी बताना चाहिए कि क्या धर्म के आधार पर छुट्टी का प्रावधान अब तय कर दिया जाएगा। अगर स्कूलों में धर्म के आधार पर छुट्टी दी जाती है तो क्या सभी सरकारी दफ्तरों में भी अब धर्म के आधार पर ही छुट्टियां तय होंगी? क्या सरकारी दफ्तरों में ही धार्मिक नियम कायदे लागू होंगे? क्या धर्म देखकर अब नियम को तय किया जाएगा? क्या धर्म को देखकर ही अब कानून बनाए जाएंगे? क्या भारत एक धार्मिक देश है? यह सवाल का जवाब भी उपेंद्र कुशवाहा को देना होगा। क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता अब नहीं रह गई है? कुशवाहा को इन सारे सवालों का जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो इस तर्क को अपने इन्हीं कुतर्कों से सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। रुक करते हैं दूसरी खबर का। तो चिराग को पशुपति कुमार पारस ने चुनौती दे दी।
पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हाजीपुर से चुनाव लड़िए, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपके सामने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर ही खड़ा रहूंगा। चिराग की मां को भी पशुपति कुमार पारस की तरफ से यह चुनौती दी जाती है कि किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए, मैं आपके सामने एनडीए का उम्मीदवार बनकर ही खड़ा रहूंगा। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ तो लड़ेगा, जनता फैसला करेगी। आपको भी लगता है कि एकदम वो तैयारी कर ली है? वो लड़े, उनकी माँ लड़े, कोई तो लड़ेगा ना जी। ऐसा तो नहीं है कि हम चुनाव जीत के चले जाएंगे, कोई तो लड़ेगा, किसी भी दल से लड़ेगा। हम एनडीए के उम्मीदवार है, बात होती है चिराग पासवान कौन पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, उनसे न पूछिए, वो लड़ेंगे या उनकी माँ लड़ेगी, लेकिन हम तैयार हैं। कोई लड़े, वो उनकी माँ लड़े, वो भी लड़े, कोई आपत्ति नहीं है। हाजीपुर जनता तो चिराग को चाचा पशुपति कुमार पारस की चुनौती के मायने को जरा समझ लीजिए। परिवार में आंतरिक कलह इस वक्त चरम पर है। पशुपति कुमार पारस ने चिराग को अलग कर दिया है। इस वक्त चिराग अलग थलग हैं। खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस की तरफ से बताया जा रहा है। पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर से दावा ठोक दिया है, खुद को एनडीए का उम्मीदवार वो बता रहे हैं। पशुपति पारस ने यह साफ साफ कह दिया कि हाजीपुर से चुनाव में जीत हासिल करके वो दिखाएंगे। चिराग को हाजीपुर से चुनाव लड़ने की पशुपति कुमार पारस ने सीधी और खरी चुनौती दे दी है। और ऐसे में अब बात उस खबर की जिसका सीधे तौर पर ताल्लुक किसानों से है। बिहार में सूखे जैसे हालात को देखते हुए बिहार सरकार ने डीजल अनुदान देने की घोषणा कर दी है। किसानों को यह डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। अनुदान के लिए किसान कैसे आवेदन करें और किन किन बातों को उन्हें ध्यान में रखने की जरूरत है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। मानसून में बेहतर बारिश नहीं होने के कारण बिहार में सूखे जैसी स्थिति आ गई है और ऐसे में बिहार सरकार ने डीजल अनुदान राशि देने की घोषणा की है और इसके लिए किसान जो आवेदन है वो आज से ही कर सकते हैं। जी हां, आज से शुरुआत की गई है कि डीजल अनुदान के लिए किसान जो हैं आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कैसे आवेदन करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, क्या ध्यान रखना है, उन सारी बातों की जानकारी जो है आज हम आपको देते हैं। सबसे पहले अगर डीजल अनुदान के लिए आपको अगर आवेदन देना है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाकर के आप गूगल पे टाइप करेंगे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जैसे ही आप टाइप करते हैं तो एक आवश्यक सूचना आपके सामने आती है और यहाँ पे बताया गया है कि केवाईसी की अंतिम तिथि जो है वो 31 जुलाई तक है। इसे जरूर करवा लें, इसे आप हटा सकते हैं। उसके बाद इसका होम पेज खुलेगा। होम पेज में बहुत सारे आपको लिंक दिए गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे दूसरा लिंक है, बीच में पंजीयन किसान है, डीजल अनुदान खरीफ यहाँ पे लिखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, डीजल अनुदान खरीफ के ठीक नीचे में ब्लू कलर से लिंक दिया गया है, आवेदन करें 2022-23 के डीजल अनुदान के लिए, खरीफ की फसल के लिए। लेकिन जैसे ही इसे आप खोलेंगे तो आप ये पूरा का पूरा पेज खुलेगा और अनुदान का प्रकार, यहाँ पे आप जब भरने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा अनुदान का प्रकार क्या है। अनुदान के प्रकार को सेलेक्ट करेंगे आप तो उसमें डीजल अनुदान आवेदन आपको दिखाई पड़ता है, जिसमें यहाँ पे कहा जाता है कि फसल के लिए ये योजना खरीफ फसल के लिए लागू है। सबसे ज़रूरी जो बात यहाँ पे ये नोटिस, ठीक यहाँ पे एक नोटिस आपके सामने आएगा और इसमें ये बताया गया कि खरीफ फसल में आप जो आवेदन करने जा रहे हैं, जो डीजल की रसीद है, आपके पास जो डीजल की रसीद है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसको स्कैन कर लें और 100 केवी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखें सभी किसान कि अगर कोई भी डीजल की रसीद लेते हैं तो कंप्यूटराइज रसीद लें और वही यहाँ पे एक्सेप्ट करें। सभी जो किसान जो परेशान है, सिंचाई करना चाहते हैं, डीजल अनुदान लेना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करना शुरू करें और आवेदन की जो तिथि है वो आज से शुरू हो गई है। गोपालगंज में गंडक नहर विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और यही वजह है कि किसान अब नहर में ही धान की खेती करना शुरू कर चुके हैं।
मामला मांझागढ़ प्रखंड के धनखर नहर का है, जहां स्लुइस गेट पिछले कई वर्षों से बंद है। स्लुइस गेट में बंद कर दिए जाने की वजह से कहीं भी ये पानी नहीं जा पा रहा। नतीजा ये है कि नहर में किसान धान की रोपनी कर चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस नहर में 5 साल पहले पानी आता था, लोग खेतों में इसे लेकर पटवन भी करते थे, लेकिन अब पिछले 5 सालों से ये स्लुइस गेट के मुहाने को मिट्टी से भराई कर बंद कर दिया गया और उसी समय से मुख्य नहर में पानी पहुंच ही नहीं रहा। हालांकि डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एक गंडक नहर विभाग के एसडीओ को आदेश दिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, नहरों में पानी की सप्लाई हो। और ऐसे में डीजल अनुदान के लिए आवेदन कैसे किया जाए, ये जानकारी इस वक्त किसानों के लिए बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण, क्योंकि सरकार की तरफ से सूखे के हालात को देखते हुए अनुदान की घोषणा की गई है। आधार नंबर के अनुसार ही आप अपना नाम लिखें, क्योंकि आप तभी अनुदान पाने के हकदार होंगे। उसी बैंक खाते का विवरण दें जो आधार से लिंक हो, यानी जिसे आपने आधार में इंगित कराया हो उसी बैंक खाते की जानकारी दें। आवेदन से पूर्व डीजल रसीद को जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन करें, यानी डिजिटल जो रसीद मिलती है उसी रसीद को आप यहां पर लगाएं। डीजल रसीद का स्कैन फाइल 100 KB तक ही रखें। रसीद जेपीईजी फॉर्मेट में 100 KB तक ही रखना अनिवार्य है। आवेदन में आप अपना खाता नंबर, खेसरा नंबर जरूर डालें। सिंचाई रकबा, डीजल पावती रसीद को आप अपलोड करें। डीजल की सिर्फ कंप्यूटराइज रसीद ही मान्य होगी, इस बात को जरूर ध्यान में रखें। हाथ से लिखे हुए डीजल की रसीद आप बिल्कुल ना लें। हाथ से लिखा हुआ रसीद यहां मान्य नहीं होगा और इससे आपको अनुदान की राशि प्राप्त नहीं होगी, आपका आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इन बातों को ध्यान में रखना किसानों के लिए जरूरी है। और आज विश्व टाइगर दिवस है। इस मौके पर आज पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 4 शावकों का नामकरण किया जाएगा, यानी उन्हें नाम दिया जाना है। जू से आई तस्वीरें बेहद सुखद, आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जहां पर 4 नन्हे शावक अपनी मां के साथ मस्ती और अटखेलियां करते हुए आपको दिख रहे होंगे। पटना चिड़ियाघर में शावकों के माता पिता नकुल और संगीता को साल 2019 में तमिलनाडु के अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क वांडलूर से पटना चिड़ियाघर लाया गया था। ये चारों नन्हे शावक स्वस्थ हैं और जमकर अपनी मां के साथ मस्ती और खेलकूद करते हुए इन तस्वीरों में आपके सामने। तो पटना चिड़ियाघर में ये 4 नन्हे मेहमान जिन्हें आज अपनी पहचान मिलने वाली है, नाम मिलने वाला है, और ये वो जानकारी जिसे आपको और हम सबको जरूर जानना चाहिए। 21वीं सदी आते आते दुनिया भर में 4000 बाघ ही सिर्फ रह गए हैं। 2967 बाघ भारत में पाए जाते हैं। वनों की कटाई, अवैध शिकार, जंगलों की कमी की वजह से बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है। तो बाघों का संरक्षण और उनके संख्या में बढ़ोतरी हो, ये सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये वो खूबसूरत तस्वीर जहां 4 नन्हे शावक जो हैं वो पटना जूलॉजिकल पार्क में आज इन्हें अपना नाम, अपनी पहचान मिलने वाली है। इनका नामकरण किया जाने वाला है। और बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी जान लीजिए। 1 सदी पहले दुनिया में 1 लाख से ज्यादा बाघ हुआ करते थे, लेकिन ये हुआ करते थे। 21वीं सदी आते आते दुनिया भर में 4000 बाघ सिर्फ रह गए। ये हमारे और आप सबके लिए चिंता का विषय है, जिसमें 2967 बाघ भारत में पाए जाते हैं। वनों की कटाई, अवैध शिकार, ये वो वजह हैं, जंगल की लगातार घटती संख्या, और इस वजह से बाघों की संख्या कम होती चली गई। संख्या घटती रही तो बाघ चित्रों में ही रहकर सिमट गए। बाघों का संरक्षण और संख्या में बढ़ोतरी बेहद जरूरी है। बाघों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाया जाता है।
बाघों की महत्ता को आप समझ पाएं, इसलिए इस दिन को इस रूप में मनाने की कोशिश की गई। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बाघ दिवस मनाया जाने लगा। रूस के पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट में इसकी मान्यता हासिल होती है। WWF के मुताबिक कुछ हाल में बाघों की संख्या और हाल के वर्षों की बात करें तो 95% तक घट गई। बाघों की आबादी 13 देशों तक सीमित रह गई है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया में बाघ पाए जाते हैं। मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में भी बाघों की संख्या दिखती है। इसीलिए बाघों को बचाना है और ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।